नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का न्यूज़ मीडिया मंच पर। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बना हुआ था, अब उसके इंडिकेशंस आ रहे हैं कि ये भी साइक्लोन का रूप ले सकता है और अगर ये साइक्लोन बनता है तो इसका नाम होगा हामून। हामून पर्सियन वर्ड है, फारसी शब्द है और फारसी शब्द ये जो दिया गया है नाम, ये दिया है ईरान ने। जबकि तेज जो साइक्लोन बढ़ रहा है आगे ओमान और यमन की तरफ, इसका जो नामकरण है वो भारत की तरफ से किया गया था। तो अब ये जो हामून नाम का तूफान है या बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में, वो भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा, लेकिन इसके बांग्लादेश की तरफ लैंडफॉल करने की संभावना या संकेत दिखाई दे रहे हैं। 24 और 25 अक्टूबर के आसपास ये दोनों सिस्टम, दोनों साइक्लोन जो कि इंडियन ओशन में उठे हैं, हिंद महासागर क्षेत्र में उठे हैं, और ये दोनों सिस्टम आगे बढ़ते हुए 24 और 25 अक्टूबर के बीच में लैंडफॉल कर सकते हैं। ये थोड़ा पहले करेगा, ये थोड़ा सा देरी से करेगा, लेकिन इसके प्रभाव से भारत के तटों पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड और कुछ छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में थोड़ा मौसम बदल सकता है, मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको इसका मैं वो दिखा देता हूँ क्या ट्रैक रहने वाला है। लगभग 25 को ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में पहुंच चुका होगा और ये पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा के तटों से बहुत दूर नहीं रहेगा। और इसके कारण जो हवाएं चलेंगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये सीवियर साइक्लोन नहीं बनने जा रहा है, ऐसा अभी अनुमान है। वजह यह है कि इसको साइक्लोन बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा अनुकूल कंडीशंस नहीं थी, लेकिन जो समुद्र की सतह का तापमान है वो 28 से 30 डिग्री की सेल्सियस के बीच में है। वर्टिकल विंड shear जिसके बारे में जिक्र किया था मैंने, वर्टिकल विंड shear वो है कि जब यहाँ से कोई सिस्टम मॉइस्चर को ऊपर की तरफ ले जा रहा है और कन्वेक्टिव क्लाउड्स यानी कि धीरे धीरे वो नमी यहाँ पर आकर के फ्रीजिंग पॉइंट पर वो बादलों में तब्दील होना या बर्फ बनना शुरू हो जाती है और वो फिर आपस में जुड़ने लगती है। वो पानी की बूंदें, पानी के कण जो नमी में, हवा में नमी के रूप में होते हैं, वो जब आपस में संघनित होने लगते हैं और बादल के फॉर्म में बनने लगते हैं, तो ये जो प्रोसेस शुरू होता है, इस प्रोसेस में जब आसपास से चल रही विंड, ट्रेड विंड्स हो, जेट स्ट्रीम हो, या फिर जेट स्ट्रीम खैर साइड पर नहीं चलती है, ट्रेड विंड्स चलती है आमतौर पर, या फिर नॉर्मल सरफेस से लेकर के लोअर ट्रोपोस्फियर के बीच की जो हवा चलने वाली है, वो अगर इसको काट रही है, ब्रेक कर रही है, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई सिस्टम लगातार ऊपर की तरफ उठ रहा है और उसको बीच में से कोई काटे जा रहा है, तो वो फिर फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो वर्टिकल विंड shear उसको कहते हैं, यानी लंबवत पवन कतरनी हिंदी शब्द उसका है। लंबवत वर्टिकल के लिए यूज हुआ और विंड shear मतलब पवन कतरनी, वो हवा जो किसी सिस्टम को ब्रेक करे, उसको बनने ना दे। जैसे मान लीजिए कि पजल्स हैं, बच्चे जैसे एक के बाद एक जोड़ते जाते हैं और उसको कोई हाथ से ऐसे गिराता रहे दूसरा बच्चा, तो वो पजल ऊपर बन नहीं पाएगा। तो इसी तरह से ये सिस्टम है कि ये हवा जब इस तरह से घूमती रहेगी, वर्टिकली ऊपर जाती रहेगी, तो संभावना, अगर वर्टिकल विंड shear स्ट्रांग है तो उसके बनने की संभावना कम रहती है, यानी स्ट्रांग है तो वो काट देगी। अगर लो है, कमज़ोर है, स्लो है, तो ये इसका जो प्रभाव रहेगा उसको वो ब्रेक नहीं कर पाएगी, बल्कि जो वो हवा आ रही है वो इसमें मर्ज होकर के इसको सपोर्ट कर सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो वर्टिकल विंड shear है वो लो टू मीडियम है, यानी मध्यम से कम गति की है, तो वो थोड़ा सपोर्ट कर रही है, समुद्र की सतह का तापमान सपोर्ट कर रहा है। MJO, मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन, जो एटमॉस्फेरिक वेव है, वो जब सिस्टम किसी समुद्री क्षेत्र से गुजरता है, वो वेव जब गुजरती है तो उस दौरान काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है, लेकिन अभी फिलहाल MJO यहाँ पर नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अभी तो ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है और डीप डिप्रेशन बनेगा आज मध्य रात्रि के आसपास। आज 22 अक्टूबर है, 22 और 23 के बीच में डीप डिप्रेशन बनेगा। तब तक ये उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ता रहेगा, उसके बाद इसके रिकर्व करने के चांसेस हैं। रिकर्व करने के समय ये समुद्र जो लैंड रीजन है, यानी भारत का जो ज़मीनी हिस्सा है, उसके काफ़ी करीब होगा। तो तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, दो चीज़ें अनसपोर्टिव हैं। क्या है अनसपोर्टिव? एक तो MJO नहीं है, दूसरा है कि लैंड के पास हो जाएगा, तो समुद्र की इसकी जो जर्नी है वो बहुत लंबी नहीं बचेगी और इसके चारों तरफ जो समुद्र का क्षेत्र है वो बहुत विशाल नहीं रहेगा, तो इसलिए इसको सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसके बावजूद ये सिस्टम अनुमान है कि 24 अक्टूबर के आसपास साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के साथ ये उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये पश्चिम बंगाल से सटे हुए बांग्लादेश के ऊपर लैंडफॉल कर सकता है।
सकता है। तो कोलकाता, दीघा और सुंदरबन डेल्टा वाला जो रीजन है पूरा, ये पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा व्यापक रूप में, और इसके लैंडफॉल करने की संभावना 25 और 26 अक्टूबर के बीच में है। जबकि साइक्लोन तेज जो अरब सागर में है वो जो हिट करेगा ओमान और यमन को, वो 24 और 25 अक्टूबर के बीच में करेगा। तो ये तो लैंडफॉल की बात हुई। इससे पहले ही ये जो भारत का जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन है, विशाखापत्तनम से लेकर के ओडिशा का तटवर्ती हिस्सा, इन भागों को प्रभावित करना शुरू करेगा। और इसके साथ साथ आगे जब बढ़ेगा तो उस दौरान पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, साथ ही साथ झारखंड का पूरा रीजन, झारखंड के साथ साथ बिहार के कुछ हिस्सों में इसका असर हमें देखने को मिल सकता है बारिश के रूप में। बाकी जो इंटीरियर पोर्शन है, जिसमें उत्तरी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, इसके साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है, पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग हैं, तो इन भागों पर भी इस सिस्टम का असर यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है तेज़ हवाओं के रूप में, बादलों के रूप में। ये जो पूरा रीजन देख रहे हैं आप, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा रीजन प्रभावित हो सकता है। इन भागों में कई जगहों पर हवाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड में बारिश हो सकती है, पश्चिम बंगाल में बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर बारिश नहीं होगी, लेकिन हवाओं का रुख बदल जाएगा, बादल आएंगे, तेज़ हवाएं चल सकती हैं। और जब ये लैंडफॉल करने की पोजीशन में होगा, इस समय देखिए उस समय क्या कंडीशन रहेगी इस सिस्टम के प्रभाव से। तो ये बेसिकली पश्चिम बंगाल को सीधे तौर पर हिट करेगा, और इसके अलावा ये हिट कर सकता है त्रिपुरा और मिजोरम को। उसके बाद आगे बढ़ेगा तो उस दौरान इसकी जो इंटेंसिटी होगी, पावर होगी, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होगी। तो इसका जो प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के ऊपर रहेगा वो निम्नतम होता चला जाएगा, यानी कम होता चला जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर होने की संभावना, इसके प्रभाव से बारिश होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। तो फिलहाल ये दो सिस्टम जब निकलेंगे, उसके बाद तब नॉर्थ ईस्ट मानसून का रोल यहाँ पर इमर्जिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर दिखाई देगा। जब साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में तमाम जगहों पर बारिश बढ़ने की संभावना या उम्मीद की जाती है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है, पूरा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। दोनों सिस्टम जाएंगे, उस समय हवाओं का पूरा रुख डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब ये सिस्टम निकल जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे सेट होनी शुरू होंगी हवाएं उत्तर पूर्वी, और इसके साथ उत्तर भारत के भागों पर WD के प्रभाव से ऑन एंड ऑफ बारिश देखने को हमें आने वाले दिनों में मिलती रहेगी। तो फिलहाल ये था साइक्लोन का अपडेट। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ मौसम की सभी जानकारियों के लिए। धन्यवाद।